रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिला कठुआ में इस वक्त जो अहम मुद्दा है वो है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ। शहर में किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, और यहाँ तक कि अगर सुबह जो हमारे बड़े बुजुर्ग कठुआ के नागरिक मॉर्निंग वॉक करते हैं, सैर करते हैं, उस सैर में भी एक ही विषय रहता है, यार काउंसिल की लड़ाई कब खत्म होगी, आखिर इस काउंसिल का क्या बनेगा, आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैदानी लड़ाई तो आप देख रहे हैं। हम भी समय समय पर सभी लोगों के द्वारा जो भी राय सामने आती है वो आप तक पहुंचाते हैं, उनमें चाहे चुने हुए नुमाइंदे हों या आम नागरिक हों। लेकिन आज एक्सक्लूसिव खबर है आप लोगों के लिए। मैदानी लड़ाई हम सब देख रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई कहां पहुंची है वो आज हम आपको बताएंगे। आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रविंदर पठानिया जी, भाजपा नेता है, अहम भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और लोगों की जुबान है कि प्रबल दावेदारी भी पेश कर सकते हैं म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अध्यक्ष पद के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं रविंदर पठानिया जी से, पटेल नगर से पार्षद हैं, और इनसे जानकारी लेते हैं कि कानूनी लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है। पठानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल रहेगा कि मैदानी जंग के साथ साथ कानूनी जंग, कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ? देखिए शांति, हम इसको कानूनी लड़ाई बनाना चाहते ही नहीं थे। ये मैदानी लड़ाई थी, और ये लड़ाई जो थी वो मेरे ख्याल से मैदान में ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसको कानूनी लड़ाई उन लोगों ने बनाया जिनको इस कुर्सी से बहुत प्यार है, इस कुर्सी से बड़ा मोह है। उन्होंने कहीं ना कहीं इसको कानूनी लड़ाई बनाया। जिस प्रकार से आपको पता है कि हम लोगों ने जब ये नो कॉन्फिडेंस लाया था, तो पहले क्या होता था, जब पिछले साल नो कॉन्फिडेंस आया या आज तक जितनी बार भी अविश्वास प्रस्ताव आया, हमेशा जो चिट्ठी थी वो डिप्टी कमिश्नर को दी जाती रही, और उसके साथ कॉपी टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी जाती रही। अब इस बार क्या हुआ कि हमने वही जो तरीकाकार था वही उसी तरीके से हमने इस बार फिर नो कॉन्फिडेंस लाए। बड़े अफसोस की बात है कि जब 10 दिन रहते हैं, उसके मुताबिक 10 दिन थे प्रेसिडेंट के पास मीटिंग बुलाने के लिए। 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलानी थी, और अगर यदि 10 दिन के बाद प्रेसिडेंट मीटिंग नहीं बुलाता है तो उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यह अधिकार रहता है, उसके अधिकार क्षेत्र में बात आती है कि वो फ्लोर टेस्ट जो है वो करवाए जी। अब उसमें क्या हुआ कि ना तो अध्यक्ष जी ने मीटिंग करवाई और ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मीटिंग करवाई। 13 दिन का समय था जी। तो जब 16 या 17 दिन हो जाते हैं, पहली बात तो इन्होंने वहीं पे वो लिमिट क्रॉस कर दी। जब 16 या 17 दिन होते हैं तो फ्लोर टेस्ट के लिए एक चिट्ठी निकाली जाती है, उसमें डेट और समय तय किया जाता है कि इतने बजे फ्लोर टेस्ट होगा, और सभी पार्षदों को इंटीमेट भी किया जाता है। और ठीक उसी दिन सुबह जो हमारे अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष साहब जी, वो एक कोर्ट का ऑर्डर ले आते हैं, स्टे ऑर्डर ले आते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट से। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश ले आते हैं कि इस पर स्टे है, इस प्रक्रिया फ्लोर टेस्ट जो है वो नहीं होगा। अब कानूनी लड़ाई बना दी इन्होंने, जिनको कुर्सी से प्यार था। जब ये लोग कोर्ट में गए, अब हमें कई जगह इन्होंने कहा कि नहीं इन्होंने कानूनी बनाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक बात, और आप इससे मेरे ख्याल से भली भांति परिचित भी होंगे कि ये कानूनी लड़ाई में इसको ले गए हम लोग। उसके बाद अब जब बात कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट को कोर्ट की भाषा में ही जवाब जाता है, वकील का जवाब वकील ही दे सकता है, आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। माननीय हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि जो इन्होंने अगर पहला विश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया है तो उसके बाद कोई बात बचती नहीं है, और अगर दूसरा जो हमने दिया है अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी, अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो ट्रिब्यूनल उस पर 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो संज्ञान लेकर फैसला करे। अब मुझे बताइए, उसमें स्टे तो रहा नहीं जी, वो तो केस हो गया। अब उसके बाद अगर आप उसको दूसरी भाषा में कहें तो उसको फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता था। आज की डेट में किसी भी फ्लोर टेस्ट पे कोई भी रोक नहीं है, कहीं को स्टेटस नहीं है। क्या देखते हैं कि अगर एक काउंसिल है, कठुआ काउंसिल की बात ना भी करें, कोई कमेटी है, अगर उसमें 20 या 21 पार्षद हैं, 12 पार्षद वो खिलाफ हैं एक अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, क्या देखते हैं कि कितनी नैतिक भूमि
कितनी नैतिकता के साथ वो अपना दायित्व निभा रहे हैं कि एक बहुमत खिलाफ होने के बावजूद भी कानूनी लड़ाई का सहारा लेना और 12 पार्षदों के साथ वो जुड़े 12 वार्ड और उनके साथ जुड़ी वो 12 वार्डों की जनता, उनके मतदान का सम्मान ना करना कितना जरूरी समझते हैं? कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी प्रणाली को? देखिए, आज ये शांत जी आपने कहा 12 वार्डों की बात की, ये लड़ाई तो 12 वार्डों की रही नहीं, ये लड़ाई कठुआ के जन जन की लड़ाई बन चुकी है आज की डेट में। आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि लोग सुबह चाय पे चर्चा करते हैं, बुजुर्ग सैर करते हुए चर्चा करते हैं, लोग भी इस बात पर चिंतन मंथन करने लगे हैं आज की डेट में कि आखिर क्या है, जब 21 मेंबर की कमेटी है और 12 मेंबर आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो आप में इतनी सी भी नैतिकता हो तो नैतिकता पे आधार पर आपको कुर्सी का उसी समय त्याग कर देना चाहिए। हम सब कठुआ के लोग हैं, आप भी कठुआ के हैं, हमारे आपस में बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। आपने जितना काम हो सकता था किया, कोई अगला आएगा वो भी कोशिश करेगा अपनी ओर से, लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ मैं कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता है, ये सिर्फ कुर्सी की ओर है, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, ऐसा क्यों सोचते हैं? आप कुर्सी की लड़ाई के लिए कानून तक चले जाएं, आप कुर्सी की लड़ाई के लिए तमाम नैतिकताओं को भुला दें, आप कुर्सी की लड़ाई के लिए भाषा की मर्यादा को भूल जाएं, आप कुर्सी की लड़ाई के लिए भाषा का बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच जाएं, और अगर कोई दूसरा आदमी बात करे तो कुर्सी का लालच है, कुर्सी की वो है, कुर्सी की महाराज लड़ाई है, प्रधान बनना चाहते हैं सारे। और भैया, आप में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या कठुआ में और कोई टैलेंट नहीं है? क्या कठुआ का कोई और आदमी आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उसको अधिकार नहीं है? और सबसे बड़ी बात है कि किसी अकेले ने नहीं किया, 12 पार्षद, मेजॉरिटी ऑफ द पार्षद, जिसमें नंबर गेम कहा जाता है। आपको याद होगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने, वाजपेयी साहब ने एक वोट कम था लोकसभा में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ ऐसी क्या बात है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप इस लड़ाई को इतने निम्न स्तर पर ले आए हैं, इस लड़ाई को हम नहीं ले जाना चाहते थे। मैं आपको बताऊं कि मुझे अंदर से बहुत दुख होता है, घबराहट नहीं होती मुझे दुख होता है कि हम लोग कठुआ की जनता को क्या दिखा रहे हैं। हम कठुआ की नौजवान पीढ़ी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती है, आज पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, पढ़े लिखे लोग राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे कि ये भैया कैसी राजनीति है जहाँ पर इस प्रकार से चलता है, यहाँ इस प्रकार से भाषा की मर्यादा को निम्न स्तर पर ले जाया जाता है, जहाँ मेरी आपकी लड़ाई है वहाँ परिवारों को घसीटा जाता है। ये कैसी लड़ाई है, मुझे बताइए। हमने नरेश जी पर आरोप लगाया, आपकी बात सुनने से पहले मैं एक बात आपको कहूँगा, हमने नरेश जी पर आरोप लगाए, वो हमारे अध्यक्ष थे। हम सैद्धांतिक रूप से, हमें कानूनी रूप से, हमें जो हमारा संविधान है उस रूप से हम बात कर सकते थे, लेकिन नरेश जी ने भी कहा मैं आपके खानदानी को नंगा कर दूंगा। आज उनके कोई रिश्तेदार बोलते हैं तो वो लोगों के परिवारों पर चले जाते हैं। भैया, आप गलत करेंगे, अगर आप पर कोई आरोप लगाएगा तो आप खानदानी पे चले जाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर खानदानी की बात पे आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से किसी के पास कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन कि इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर खानदानी की बात करेंगे। क्योंकि अब अगर हमारी आप खानदानी की बात करेंगे, भैया हमारे खानदान में तो लोगों ने देश के लिए युद्ध लड़े हैं, हमारे खानदानियों ने शहादत दी है, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोग इस तिरंगे का मान सम्मान करते हैं। आप लोग वो लोग हैं कि आपको कुर्सी अगर ना मिले, आपको प्रोटोकॉल ना मिले, तो आप राष्ट्रीय ध्वज का फंक्शन को भी बाइकआउट करके उठकर चले आते हैं। आप सिखाएंगे हमें? आप सिखाएंगे हमें? आखिर सवाल तो वही है ना कि क्यों सिर्फ एक कुर्सी के पीछे नैतिक मूल्यों को भुलाकर निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर राजनीति अब कठुआ में हो रही है। और मैंने आज तक जितनी भी राजनीति की है, चाहे किसी भी पार्टी में रहा हूं, किसी भी पार्टी में राजनीति की है, मैंने नैतिक मूल्यों की राजनीति को हमेशा ऊपर रखा है। मैंने भाषा के स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। इसीलिए शायद आप देखेंगे कि इर्द गिर्द जितने भी राजनीतिक दल हैं, जहाँ उनके जितने भी बुद्धिजीवी नेता हैं, क्योंकि आज बहुत से नेता ऐसे भी बन गए हैं जिनको पता ही नहीं है भाषा की मर्यादा का, लेकिन जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमें अगर अच्छा नहीं कहेंगे तो हमें बुरा कोई नहीं करता, क्योंकि हमने हमेशा मुद्दों पर बात की है, हमने लॉजिक पर बात की है। लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि वाकई में आप सही कह रहे हैं कि जो राजनीतिक स्तर, और ये राजनीतिक स्तर मेरे ख्याल से तब गिरता है जब किसी को कुर्सी के साथ इतना प्यार हो जाए, जिसको कुर्सी में पता नहीं क्या क्या नज़र आए, तो मैं समझता हूं कि शायद यही कारण हो सकता है।
कानूनी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में बहुत सारे उद्घाटन भी किए गए और टेंडर्स भी हुए। आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से दुकानों के जो टेंडर्स थे उन पर स्टे लिया गया। क्या देखते हैं कि जब मेजॉरिटी आपके खिलाफ है उसके बावजूद भी आप लगातार फित्ते काट रहे हैं, इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, और जहां पे कर रहे हैं उन वार्ड्स के पार्षद भी आपके साथ नहीं हैं, क्या देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो मेरे ख्याल से आप जनता से पूछें तो नहीं, बड़ी बात ही आपसे जरूर बनता है ये सवाल। नहीं, ठीक है, आपने मुझसे पूछा है, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। देखिए, आज की डेट में मैंने कहा कि ठीक है, कुछ पार्षद नए हैं, शायद उनका तजुर्बा भी कम हो सकता है, शायद उनको जानकारी भी कम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले दिनों इसी म्यूनिसिपल कठुआ की ओर से जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक चिट्ठी निकाली थी पीडब्ल्यूडी दफ्तर को, जो हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जी, उसको कहा था कि हमारे पास क्योंकि फंड नहीं है, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए कोई फ्रेश टेंडर नहीं होगा और कुछ भी जो है आगे नो फ्रेश अलॉटमेंट्स कुछ भी नहीं होगा ऐसा। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि अब मेरे वार्ड की बात करें, किसी की भी वार्ड की बात करें, 3-4 टेंडर हर वार्ड में हुए थे, लेकिन हुआ क्या, अब ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि काउंसिल के पास पैसा नहीं है जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, आनन फानन में जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया तो अब ये पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, जो पार्षद इनके साथ हैं उनको क्या दिखाना चाहते हैं, इन्होंने वहाँ जाकर फीते काटना शुरू कर दिए। अब वो ठेकेदार हो सकता है उनकी इनके साथ क्या कमिटमेंट है या क्या है इनका आपसी तालमेल, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया और दूसरे वार्डों में जो था वो काम ऑटोमेटिकली रुक गए क्योंकि उनको ये कहा गया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वहाँ ठेकेदार काम नहीं शुरू करेगा। अब ये क्या दिखाना चाहते हैं उसमें, उस पार्षद की अहमियत को गिराना चाहते हैं, या उसको लोगों में नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। अब उद्घाटन करते हैं ओवर फुट ब्रिज का, उसको फ्लाईओवर दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में फ्लाईओवर बन रहा है बहुत बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आता कि फ्लाईओवर और फुट ब्रिज में बहुत बड़ा अंतर है शायद। अब ऐसी अगर आप करेंगे, वो आनन फानन में खंभों के ऊपर टाइल लगा देते हैं, तो ऐसे आपने सुना होगा कि बहुत सी बातें जो होती हैं, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं आनन फानन में और बहुत जल्दबाजी में किए जाने का प्रयास है। जो दुकानों का टेंडर की आपने बात की जी, तो हमने एक बात रखी थी इनके सामने की, पहली बात ये थी कि इसको फिलहाल जब तक म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ का मसला समझ नहीं जाता है, स्टेबल नहीं होता है, फ्लोर टेस्ट पे स्टे लगाते हैं और ऑक्शन धड़ाधड़ चलाते हैं। ये क्या है, फ्लोर टेस्ट पे स्टे, ऑक्शन धड़ाधड़ चले, ये क्यों? उसमें भी थोड़ा देर रोक लीजिए ना भैया, क्या हो जाएगा। जहां आपने पिछले दिनों कोविड में लोगों के बेचारे 6-6 महीने लोग बंद रहे, तो आप अगर 15-20 दिन 25 दिन वो भी आप करवा रहे हैं इंतज़ार, हम नहीं करवा रहे हैं। हम तो कहते हैं कल करवाओ फ्लोर टेस्ट, आप इंतज़ार करवा रहे हैं लोगों को। भैया परसों करवाओ फ्लोर टेस्ट, अगले दिन जो है वो दुकानों को टेंडर करवा दो, आप ही करवाओ, हो सकता है आप बच जाएँ। जी, कौन कहता है कि आप उड़ जाएंगे, आप बच भी सकते हैं ना, आप तो कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से, कोई नहीं कहता है कि आप गिर रहे हैं। तो इसलिए इतनी आनंद फानंद में हमने यही बात कही कि आज पूरा भारतवर्ष डिजिटल बन रहा है। आज आप देखें कि जेम पोर्टल के ज़रिए जो है वो तमाम डिपार्टमेंट जो है वो खरीदारी करते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं। आज ई टेंडरिंग का ज़माना चल रहा है। कठुआ में आप 30-30, 40-40 लाख रुपए की दुकानें बेचेंगे तो उसके लिए ई टेंडरिंग क्यों नहीं, मुझे बताइए। इसका मतलब कुछ तो है ना भैया, जब आप परिवारों तक पहुंच जाते हैं लोगों के, तो इसका मतलब कुछ दुकानों के ऑक्शन तो पहले भी हुए, पहले भी मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही किए गए थे। देखिए, पहले ऑफलाइन इन्होंने किए, अब होता क्या है मैं बताऊं आपको कि एक हाउस की मीटिंग होती है जिसमें तमाम पार्षदों को इंटीमेट किया जाता है। जहां तक रेट्स की बात रहती है वो जो है वो गवर्नमेंट तय करती है जी, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिन वो होंगे, कब होगा, ये सारी चीज़ें हाउस की मीटिंग में तय होती है। लेकिन मुझे बताइए, जब हाउस की मीटिंग ही 2 महीने से नहीं हुई, फिर आप ये कैसे कर रहे हैं। और जब आप किसी के वार्ड में उद्घाटन करने जाते हैं तो भैया वहाँ का जो चुना हुआ नुमाइंदा वार्ड मेंबर है वो वहाँ का ऑनरेबल मेंबर है, आप उसको नहीं बुलाएंगे, आप उसको बाईपास कर जाएंगे, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है भैया, लोकतंत्र है इस देश में। फिर आप इसको क्या बनाना चाहते हैं कठुआ को, मुझे बताइए। आप उस पार्षद को बुलाइए तो सही। आप एक तरफ कहते हैं कि पार्षद गायब हो गए, भाग गए हैं, दूसरी तरफ आप फीते काटते हैं धड़ाधड़। जब पार्षद सामने आते हैं तो उनको आप डराने धमकाने लग जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, मुझे बताइए। आखिर वहीं आ जाके सवाल वहीं आता है कि आखिर कठुआ में चल क्या रहा है यार। क्या ऐसे राजनीति होती है
क्या ऐसे लोगों की नुमाइंदगी होती है? क्या ऐसे कोई प्रतिनिधि होता है? क्या ऐसे कठुआ के लोगों का विकास होता है? क्या इससे पहले भी कभी कौंसल नहीं थी कठुआ में? क्या इससे पहले कठुआ में कोई अध्यक्ष नहीं था? क्या इससे पहले पार्षद नहीं हुआ करते थे? क्या ये नया हिंदुस्तान है या फिर नया कठुआ है? मैंने आपसे वही कहा कि अब कोई आदमी ये कहे कि, मैंने तो ये भी सुना, यहाँ तक बातें सुनी कि कई लोग ये कहते हैं कि एक आदमी के बिना कठुआ चल ही नहीं सकता और कोई चला ही नहीं सकता इस कठुआ को। आपने खुद कहा बहुत आए, बहुत गए, बहुतों ने चलाया। कोई गाड़ी सुपरफास्ट होती है, कोई गाड़ी एक्सप्रेस होती है, कोई गाड़ी फुल स्टॉप होती है, लेकिन पहुंचती वो डेस्टिनेशन पे है ही जी। तो इसलिए भैया सबको काम करने का अधिकार है, सबको बात करने का अधिकार है। हर आदमी आज की डेट में इतना सक्षम है कि वो काम कर सकता है। तो अगर कोई और मौका लेता है या कोई और चलाता है, क्या हम लोग जब नहीं रहेंगे इस राजनीति में, आज की डेट में हम हैं, हम जिस स्टेज पे हैं और 10 साल बाद हमारी स्टेज पे कोई और लोग पहुंच जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे बिना चल नहीं सकता है? ऐसा नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी। परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है जी। तो भैया अगर परिवर्तन होता है तो प्रकृति भी करती है, तो आप उसके साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड, जिला स्तर की टीम, वो इस तमाशे को क्यों बढ़ने दे रही है? पार्टी के पार्षद हैं आप, अध्यक्ष भी आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, होली सोली जो पूरी कौंसल पार्टी के नियमों के साथ चलती है, उनके बैठक, मीटिंग, सुझाव, विचार विमर्श कुल मिला के इकट्ठी चलती है। तो क्या लगता है क्यों इस तमाशे को जगजाहिर किया जा रहा है? क्यों हास्य का विषय बनाया जा रहा है भाजपा की हाईकमान द्वारा? क्या हाईकमान दोगली नीति अपना रही है कि मेरे पार्षद भी मुझसे ना रूठें, हमारा अध्यक्ष भी बना रहे? क्या देखते हैं? देखिए, जो सवाल आपने उठाया है बड़ा अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इसको लेकर कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा चिंतन करता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। मैं आपको बताऊं कि जब पिछले 1 साल पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जी, तो पार्टी ने मिल बैठ के बीच में सुलह करवाई थी, जो इनकी गलतियां थी उनको सुधार करने के लिए कहा था, सारी बातें तय हुई थी। उसके बाद ये भी तय हुआ था कि जो भी यहाँ का प्रभारी होगा जी, वो हर महीने में एक मीटिंग पार्षदों के साथ लेगा, बैठेगा, कहाँ कमियाँ हैं, कैसे चल रहा है, कहाँ तालमेल बिगड़ रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, किसको कैसे तरीके से चलना चाहिए, सारी चीज़ें तय हुई थी। लेकिन किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे को दुख होता है इस बात का जी जी। लेकिन किसी ने भी उस बात का संज्ञान नहीं लिया। किसी ने हमसे बाद में कभी नहीं पूछा कि भैया कैसा चल रहा है, भैया क्या है। अब क्या होता है कि ये आदमी ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हमने पिछले दिनों माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम यहाँ कठुआ में भी हुआ, जैसे विलेजेस में कार्यक्रम हुए, माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम कठुआ में हुआ। जो काम वहाँ तय किए गए किसी पार्षद से नहीं पूछा गया। उसमें जो हमारा एक्ट कहता है, म्यूनिसिपल एक्ट, उसमें कहा जाता है शेयर ऑफ पावर्स, कि पार्षदों की कमेटियाँ बनती हैं, टीमें बनती हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनको अलग अलग तरीके से काम सौंपे जाते हैं। हम बार बार आग्रह करते रहे कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कुछ भी नहीं हुआ। माई टाउन माई प्राइड में जो ऑफिसर साहिबान यहाँ कठुआ में आए थे, उन्होंने भी इस बात पर जोर देकर कहा था कि भैया इनको समझाया भी था कि इस तरीके से चलिए कि सभी लोग जो है वो जिम्मेवार नागरिक बने शहर के। अब इनका क्या सिस्टम है कि यदि आप अध्यक्ष हैं मेरी पार्टी के, तो आपके पास कोई आए कि भैया आपको इनविटेशन है कि आपको शाम को वहाँ खाना खाने आना है, आपको वहाँ बैठना है, और अपने तमाम काउंसलर्स को या अपने तमाम साथियों को भी बताना है। ये अपने साथियों को नहीं बताएंगे, ये अपने काउंसलर्स को नहीं बताएंगे। अब उसका क्या कारण है? भैया आप सभी को आप साथ बिठाकर चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, एक तरीके से चलेंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। लोगों ने हमें चुना है, हमने प्रेसिडेंट को चुना है। अगर प्रेसिडेंट कोई गलती करेगा तो उसका इल्ज़ाम हम पर भी कहीं ना कहीं आएगा, उसके छींटे हम पर भी कहीं ना कहीं आएंगे। पठानिया जी, सवाल आखिर वही है, भाजपा तो बड़े दावे करती है कि हम नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, मूल्य की पार्टी है, सबसे पहले देश, पार्टी, फिर मैं। लेकिन जहां कुछ रीत उल्टी नजर आ रही है, ना ही पार्टी कुछ बोलना चाहती है, ना कोई स्पष्ट जवाब पार्टी की तरफ से आता है, ना जिला स्तर की टीम की तरफ से आता है, और लड़ाई कंटिन्यू है, बढ़ी हुई है, और लगातार एक पहलू दर पहलू जुड़ता जा रहा है। और अगर डोगरी में बोलूं तो रायता फैलता जा रहा है।
क्या देखते हैं, क्या पार्टी खुद इस रायते में बूंदिया डालने का काम कर रही है या फिर इस रायते को समेटेगी भी? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आज भी मैं कहूँगा कि नैतिक मूल्यों की राजनीति ही करती है। नजर नहीं आ रहे ना मैं आपको बताऊंगा ना, नैतिक मूल्यों की राजनीति ही करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं, कुछ कड़ियाँ बीच में ऐसी जुड़ जाती हैं जो शायद जो प्रॉपर सिचुएशन है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ प्रॉपर हैं, वो प्रॉपर फीडबैक नहीं जाता है। इस बात को मैं मान सकता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की उसका बात है, उस पर बहुत जल्दबाजी होगी ऐसे कमेंट करना या उस पर बात करना। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन ज़रूर कर रही होगी। वो ज़रूर देख रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो वाकई में हमारे सिद्धांतों के साथ चलने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो हमारे विचारों के साथ चलने वाले लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो उनके विचारों में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, देखिए, कई बार लड़ाई लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन जब लड़ाई लंबी होती है तो कई बार बहुत अच्छा भी निकल कर आता है। ये भी इतिहास गवाह रहा है कि लड़ाई अगर लंबी चली है तो उसमें और हो सकता है इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। मैंने कहानी पढ़ी है, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। अब चाहे लड़ाई लंबी है, लड़ाई से हमें परेशान होना चाहिए। हम परेशान नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं, हताश हैं, नहीं हताश। कानून नहीं सुन रहा, तारीख दर तारीख मिलती है, सुन रहा पार्टी है। और कल की एक निजी जानकारी है सूत्रों के हवाले से खबर कि कल पार्टी हाईकमान के साथ भी बैठक हुई है, जो पार्षद कठुआ से गए थे, जो अध्यक्ष साहब गए थे। तो क्या देखते हैं, हताशा सी कहीं होती है कि क्यों नहीं सुना जा रहा। अगर नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारियां हैं, लड़ाई है, बात है, डेमोक्रेसी है, अधिकार है सबको बोलने का, अपने हक हकूक लेने का और अपनी बात को रखने का, नहीं सुने जा रहे। क्या सुनिए, पार्टी को सिर्फ एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि पार्टी से बात नहीं की। अब हो सकता है जो लोग ये कहते हैं उन नेताओं से शायद बात ना भी हुई हो, या उन तक ना पहुंची हो, लेकिन ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं बात हुई है। कोई भी इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले मेरे ख्याल से ऐसे नहीं ले लेता। हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति को समझता है, राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझता है। तो अगर थोड़ी बहुत कहीं कमियां हमारी ओर से रही हैं तो कमियां दूसरी तरफ से भी बहुत रही हैं। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से वो चिंतन मंथन करके सारी चीज़ें जो है वो निकल कर बाहर आएंगी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा। नहीं तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 12 काउंसलर्स हम लोग हैं, हमारा ये दृढ़ संकल्प है, हमारा ये फैसला है, इसको आप अटल फैसला कह सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, आज 12 आदमी, मेरे ख्याल से ये भी कठुआ के इतिहास में, पहले ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बहुत छोटे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपने 25-26 साल की राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं देखा कि कठुआ में किसी लोगों का कोई गुट बना हो और वो इतनी देर तक इकट्ठा रहा। वाकई में उन्होंने बताया है कि कठुआ की परिभाषा कट हुआ है ना, तो ये कठुआ ही है, ये बिखरा नहीं है कोई। ये पहली बार सिद्ध हुआ है ये कठुआ की जल्दी। हालांकि बहुत कोशिशें हुई, आप समझ सकते हैं भली भांति कि जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, इन 1.5 या पौने 2 महीनों में कितने प्रयास हुए होंगे, किस तरह के प्रयास हुए होंगे, ये भी आप भली भांति समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये लोग इकट्ठे हैं और सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही हमने कभी नहीं कहा इसको प्रेसिडेंट बना दो, इसको प्रेसिडेंट बना दो, इसको प्रेसिडेंट, नो वेयर। हमारी सिर्फ लड़ाई नरेश जी के साथ है, नरेश जी के विचारों के साथ है, नरेश जी की भाषा के साथ है, हमारी लड़ाई उसके साथ है बस। और हमने 2.5 साल, आधा टेन्योर होता है, आधा टेन्योर पूरा भी कर लिया। अब उसके बाद मेरे ख्याल से अगर नरेश जी कुर्सी छोड़ भी देते हैं, वो 2 साल 2 बार पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल के, वो किसी नए आदमी को चलाएं, उसको सिखाएं, उसके टीचर बन जाए कि भैया ऐसे चलती है काउंसिल, आपको भी सिखाना है, हमको नए बच्चों को तैयार करना है ना राजनीति के लिए। जो नए हमारे नौजवान लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, हमें उन्हें हताश नहीं करना है, हमें उनको शाबाशी देनी है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि देश तो लोकतंत्र के साथ ही चलेगा, देश तो पार्टी के साथ ही चलेगा, देश तो सरकार के साथ ही चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है ना। तो हम नए चेहरों को अगर आगे आने का मौका नहीं देंगे, नए चेहरों को हम प्यार नहीं करेंगे, उनको आने से पहले ही यहाँ से भगा देंगे, तो ये देश कैसे चलेगा। इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। एक तीखा सवाल, आखिरी सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो
काउंसलर्स हैं जो भी इस वक्त बागी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और लेकिन उनका सहयोग, उनका गठबंधन इस वक्त विपक्षी दल के साथ है, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के साथ। क्या गारंटी है कि कल को 12 पार्षद एक रहेंगे? क्या गारंटी है कि कल जो अध्यक्ष आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा? क्या गारंटी है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन का अध्यक्ष नहीं आएगा, आपकी तरफ से उनको समर्थन नहीं दिया जाएगा? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है यहाँ कोई डोगरा स्वाभिमान संगठन, कोई भाजपा, कांग्रेस की एक पार्षद भी हमारे साथ हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कठुआ शहर की लड़ाई है जी। और जब कठुआ शहर की लड़ाई होती है, मैं ये समझता हूँ और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, जब किसी वार्ड, किसी मोहल्ले, किसी गांव, किसी उसमें इलेक्शन होता है ना जी तो उसमें पार्टी का इतना वो नहीं रहता है जी, जितना उस चेहरे का, उस आदमी का निजी वो प्रयास रहता है। निजी प्रयास रहता है। ये कठुआ की जनता है, हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी पार्टी स्तर पर हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसे हमारे विरोध नहीं है। हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी, जैसे आपने देखा कि अभी उनका सगा संबंधी क्या कर रहा है, जो अध्यक्ष हैं जी जी उनका सगा संबंधी वो कहता है कि मैं पार्षदों को गाड़ी के पीछे बांध के घसीटूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, भैया आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं? तो बॉलीवुड फिल्म का सीन है या हॉलीवुड फिल्म का सीन है? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन सी भाषा है? आप क्या बताना चाहते हैं? आप कहते हैं हमने पैसे दिए। भैया आप खुद बता रहे हैं कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि आप बदमाशी करते हैं, आप गाड़ी के पीछे बांध के किसी को मारेंगे, आप किसी के भाई पर आरोप लगाते हैं, किसी को कहते हैं आपने उंगलियां काट दी। भैया कोर्ट को भी डिसाइड करने दो ना कुछ। उसमें उस किसी ने ये नहीं कहा कि क्या हुआ था, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आया। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। जब वो बरी होते हैं उनको जो है वो बाइज्जत बरी किया जाता है कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जब उसके ऊपर कोर्ट आरोप सिद्ध नहीं कर पाया तो आप उसको आरोपी बनाएंगे? सवाल मेरा कुछ और था। सवाल मेरा ये था कि आपके साथ इस वक्त डोगरा स्वाभिमान संगठन के भी पार्षद हैं और उनमें से प्रबल दावेदार माने जाते हैं हरजिंदर सिंह बब्बी, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष होएगा? क्या गारंटी है कि वो कल को खेमा नहीं बदलेंगे डोगरा स्वाभिमान संगठन के मैं पार्षद? जहाँ तक ये समझता हूँ कि राजेंद्र सिंह बब्बी इतने समझदार हैं कि वो भी कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल को 2 बार चला चुके हैं। जी। तो शायद वो तीसरी बार चलाने की जहमत नहीं उठाएंगे, वो किसी और को आशीर्वाद शायद दे दें। पता कर सकते ऐसा हैं? ऐसा ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है? क्योंकि वो ऐसा करने वाला मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा बड़प्पन जो है वो कहीं ना कहीं कहलाएगा। हम तो नरेश जी से ये अपेक्षा करते थे कि वो बड़प्पन दिखाएं, उन्होंने नहीं दिखाया तो राजेंद्र सिंह जी जरूर जो है वो कहीं ना कहीं बड़प्पन दिखाने का कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे रविंद्र पठानिया जी को और विस्तार से चर्चा हुई है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के हालातों पर और 2 बातें, बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदारी नहीं हो सकती। एक बड़प्पन दिखाया जा सकता है पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा पार्षद वार्ड नंबर 2 कठुआ से और चौधरी लाल सिंह के भाई हरजिंदर सिंह बब्बी की तरफ से। और दूसरी बात, काउंसिल स्टेबल नहीं है, फीते काटे जा रहे हैं, कानूनी लड़ाई जारी है। सीओ कठुआ जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं इन्होंने कि आखिर फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर 12 पार्षद खिलाफ हैं, कारण कुछ भी हो, कैसे भी हो, नैतिकता बनती है कि मौका दिया जाए बहुमत साबित करने का। बहुमत साबित कर पाएं, वेल एंड गुड। नहीं होता है फिर आगे की प्रणाली शुरू करें। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि काउंसिल तो स्टेबल से काम करे। जब नुमाइंदे आपस में इस तरह से लड़ते आएंगे तो अपनी वार्ड का, अपने लोगों का क्या ही ख्याल रख पाएंगे। पार्षद का काम होता है कि मोहल्ले की लड़ाई को मोहल्ले में खत्म करना, थाने तक ना पहुंचने देना। लेकिन जहां तो पार्षद ही खुद थाना छोड़ के वो तो माननीय कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, तो आगे के अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं कि ये लड़ाई अब किस ओर जा चुकी है। बहुत जल्द कुछ खास मुद्दों के साथ, खास शख्सियतों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।